पारू बक्कू को स्कूल में भर्ती कराने का क्या हुआ, कब से कह रही हूँ। स्वर्णलता ने भानु के पास आवेदन किया था। बड़ा लड़का है, उस पर आस्था है। कहा था तुम्हारे बाप से तो होने का है नहीं, तुम लोग बड़े हुए, तुम ही लोग भार लो। भानु आजकल कर रहा था। एक दिन उसने भौहें सिकोड़ी, ठीक जैसे उसका संजले चाचा सिकोड़ता है। भौहें सिकोड़ कर कहा, पारू को अभी भी स्कूल में दाखिल करने का अरमान है तुम्हें? ताज्जुब है माँ, उतनी बड़ी धींगी लड़की स्कूल जाएगी? जाएगी, स्वर्णलता ने सिर गले से कहा। भानु ने फिर भी बात काटी थी। भर्ती तो आखिर इतनी इतनी सी लड़कियों के साथ ही होना होगा, लाज ना लगेगी? बेटे के खींच से सिकड़े हुए मुंह की ओर निर्विमेष दृष्टि डालकर स्वर्णलता ने कहा, लाज तो उसके लगने की बात नहीं है बेटे, लाज लगनी चाहिए उसके बाप भाई को, किंतु एक के अपराध की लज्जा दूसरे को ढूंढनी पड़ती है। यही हमारे देश की रीति है, इसलिए लाज शायद लगेगी, किंतु उपाय क्या है? बिल्कुल घर में बैठे रहने से तो यह लज्जा और बढ़ती ही जाएगी। भानु माँ से डरता नहीं है सो नहीं, भीतर ही भीतर खूब डरता है, लेकिन उतना डरता है शायद इसलिए बाहर निडर का भाव निखारना चाहता है, इसलिए लापरवाही से बोला, लज्जा की क्या बात है दीदी चंद, उस घर की सभी लड़कियां लज्जा से बिल्कुल भरी हुई हैं। इस बूढ़ी हुई सी पारुल को स्कूल में भर्ती करा के क्या होगा? रात दिन तो नाटक उपन्यास निगल ही रही है, तिस पर सुना पद्य भी लिखती है देवी जी, फिर क्या जरूरत है? स्वर्णलता आजकल बहुत ही आत्मस्थ हो गई है, बहुत निरुत्ताप, इसलिए उबल नहीं पड़ी। उसी निरुत्तप्त गले से बोली, मन के लिए कोई खुराक नहीं है, इसलिए नाटक उपन्यास पढ़ती है। पढ़ने लिखने का भार रहे तो नहीं पड़ेगी, खैर तुमसे होगा या नहीं यह कहो, होने ना होने की तो बात ही नहीं है। भानु ने उपकर कहा, ऐसा भद्दा काम करने में क्या मुश्किल लगती है, इसकी धारणा तुम्हें नहीं है। तुम लोग सिर्फ आदेश देकर ही निश्चिंत, ताड़गाज जैसी एक लड़की को लेकर प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराने को जाना, नाक नहीं कटेगी? स्वर्णलता को बड़ी साथ थी कि उसके लड़के घर के उन अकालबद्ध बाबुओं की भाषा से अलग किसी भाषा में बात करेंगे, जो भाषा होगी मार्जित, सभ्य, सुंदर, जिसमें होगी तरुणाई की दमक, कौशार्य का माधुर्य, शेषव का लावण्य। स्वर्ण की वह साध नहीं मिटी। पागल की हर साथ पूरी होना भी तो मुश्किल है, और बात सीखने की पूरी उम्र करके ही तो अकाल वृद्धों के घेरे से बाहर आ पाए हैं उसके लड़के। फिर एक बड़ा सा आदर्श तो उस नजरों के सामने ही है, इसलिए भानु बाबुओं की भाषा में ही बोलता है। नहीं कटेगी नाक? क्या नाक कटने की बात? स्वर्णलता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ होठ काट कर बोली, प्राइमरी स्कूल में क्यों भर्ती कराना होगा? बहुत बार तो कहा है, पारू ने अपनी चेष्टा से जितना पढ़ा उसे 4-5 क्लास की पढ़ाई हो गई है, उसे देखकर ऊंचे स्कूल में ही दो। भानु बेपरवाह हंसी हंसकर बोला, हाँ तुम्हारी लड़कियां घर बैठी अरुदत तरुदत हो रही हैं, जभी तो अभी से पद्य लिखती है। बात वह पूरी नहीं कर पाया, स्वर्णलता तीखे स्वर में ही बोल उठी, चुप चुप, और एक शब्द नहीं। मैं नाहक की आशा किए भरी, तुम सबको पहचान गई, समझ गई, जीवन का सर्वस्व ही खाद दे डाला, मगर अमड़ा के गाछ में आम नहीं फलाया जा सकता। हाँ स्वर्णलता समझ गई हैं, अमड़ा के पेड़ में आम नहीं फलता। तिल तिल समझ गई, समझते हुए आज तक तो आंखें मूंदकर अस्वीकार किया चाहती थी, जैसे खुली आंखों को बंद करके अंधेरे में लोग भूत के भय को हटाए रखना चाहते हैं, परंतु कर्मशः ही प्रकट हो रहा है। मन से अब मन को बुलाने का खेल नहीं चल सकता, और बच्चों की सीखी बोली कहकर उड़ा भी नहीं दिया जा सकता। भानु की भंगिमा, आंखों की पेशियों की सिकुड़न और होठों की टेढ़ी रेखाओं में स्वर्णलता साफ देख पाई। देखा इस घर के पहले ग्रेजुएट प्रभास चंद्र को, जिसकी सबसे बड़ी खुशी स्वर्ण पर व्यंग करने में ही थी। स्वर्णलता का संजला देवर सभी भाभियों, बहनों और जानी सुनी सभी स्त्रियों की ही अवज्ञा करता आता है बार बार, परंतु स्वर्णलता की अवज्ञा करके मानो पूरा सुख नहीं मिलता था उसे, इसलिए अवज्ञा में व्यंग मिलाया करता था। वह व्यंग रह रहकर आंखों की सिकुड़न से प्रकट होता था होठों की टेढ़ी रेखाओं में और धारदार हंसी की छुरी में। भानु की प्रकृति में वही बीज है, स्वर्णलता के पूरे जीवन के सर्वस्व की खाद दिया हुआ पेड़। स्वर्णलता को यह समझना बाकी नहीं रह गया कि वह पेड़ महीरूह बनने की कोई प्रतिश्रुति नहीं वहन करता, वह महज बांस है, जो बांस वंश परंपरा की अतुल तुलना है। आज अब संदेह नहीं, आज केवल निश्चित जानने की स्तब्ध निश्चेष्टा, अब नए सिरे से आतंक का कुछ नहीं।
अचानक आतंकित हो उठी थी एक दिन, बहुत पहले। वही उस दिन जब बड़े हो गए बड़े बेटे से हंसते हंसते स्वर्ण ने कहा था, भानु तू बड़ा हो गया, पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ, तू मुझे एक जगह ले जा सकेगा अकेले चुपचाप? भानु ने अवाक गले से पूछा, मतलब फिर बताऊंगी, पहले ये बता ले जा सकेगा या नहीं? उस रहस्य अभियान के आकर्षण में भानु उत्साहित नहीं हुआ। उसने निरुत्तप्त गले से कहा, कहाँ जाना होगा? यह जाने बिना कैसे कहूँ? अरे बाबा, मैं क्या तुझे विलायत ले चलने के लिए कह रही हूँ? स्वर्णलता की आंखें, भौहें, नाक, होठ सब गोया कौतुक रहस्य से नाच उठे। यहाँ से अधिक दूर नहीं है, सच पूछो तो तुम्हारे कॉलेज का ही मोहल्ला। भानु को शायद एकाएक एक संदेह हो आया था, इसलिए बाहों पर बल देकर उसने कहा, कहाँ तुम्हारा नेहर? वह मुझसे नहीं होगा। स्वर्ण के चेहरे की रोशनी तब से बुझ गई थी, आंखों में आंसू आ गए। जी में आया कह दे, छोड़, तेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। किंतु यह कहने से कहीं भानु का संदेह ही सत्य प्रमाणित हो, इसलिए जबरन गले में सहज सुर लाकर बोली, नेहर की कहने में नहीं आई हूँ रे, तेरी माँ मुँह फोड़ है, उसके नेहर वेहर नहीं है। कह रही थी बचपन के उस स्कूल को देखने की इच्छा होती है, वही जो गर्मी की छुट्टियों में चली आई, फिर जीवन में उसे इन आंखों से नहीं देखा। स्वर्ण सहसा चुप हो गई, आंखें फेर ली। भानु अपनी माँ की इस भाव विलक्षणता को समझ ही नहीं सका, यह समझने की चेष्टा भी नहीं की। वह व्यंग से बोल उठा था, फिर से भर्ती होगी क्या? स्वर्ण तब भी आतंकित नहीं हुई थी, सोचा था बच्चे का बचपना है। 16 साल के लड़के को स्वर्ण ने बच्चा ही समझा था, इसलिए बोली, हाँ भर्ती होंगी। तो ताऊजी बनकर मुझे घाघरा पहना, हाथ पकड़कर ले जाकर भर्ती कर देना। अरे बाबा, रास्ते से उसे एक नज़र देखूंगी। रास्ते से? भानु मानो पागल का प्रलाप सुन रहा हो, परंतु स्वर्ण फिर भी प्रलाप किए ही चली जा रही थी। हाँ रास्ते से, हाँ किए खड़ी डरने की बात नहीं बेटे, गाड़ी से नहीं उतरूंगी गाड़ी से, सिर्फ जरा उसके सामने खड़ा कराना, खिड़की से जरा देखूंगी, वह बोली। और ठीक उसी से मैं भानु के चेहरे पर हंसी का आभास फूट उठा था, जो हंसी इस घर के पहले ग्रेजुएट प्रभास चंद्र की एक चटिया है। और तभी स्वर्ण ने देखा उसके मुंह की बनावट उसके संजले चाचा जैसी है। स्वर्ण अचानक चौंक उठी, फिर भी मानो उसने मन ही मन आंखें मूंद ली। सोचा हरगिज नहीं, मैंने गलत देखा, इसलिए वह झट बोल उठी थी, जैसे माँ छोटे बच्चे को डांट कर कहती है, इतना बड़ा हो गया तुझसे इतना सा नहीं बनेगा, फिर तेरे बड़े होने से मुझे क्या लाभ? भानु ने सीले हुए गले से कहा, कोई किसी के लाभ के लिए बड़ा होता है? उम्र बढ़ने पर बड़ा होना नियम है, यही होता है। तुम बाबूजी के साथ जाना, मैं बाबा स्त्री को लेकर कहीं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें लोग तुम्हें यूं ही पागल नहीं कहा करते, उल जलूल सब इच्छाएं। उसी दिन एक भयंकर आतंक से स्वर्ण के हाथ पांव बर्फ हो गए थे। अपने बेटे के चेहरे पर उसने सजले देवर की छाया देखी। मन ही मन आज तक वह जो कल्पना करती आ रही थी, भानु बड़ा हो जाएगा तो वह कुछ स्वाधीन हो सकेगी, पृथ्वी का मुंह देख पाएगी, और उस देखने की परिधि को बढ़ाते बढ़ाते रेलगाड़ी पर सवार होकर वह बहुत दिनों के खोए हुए मुखड़े को देखेगी। किसी को कुछ कहने का साहस नहीं होगा। स्वर्ण डांट से कहेगी, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, कहीं कोई कह तो ले कुछ, मैं योग्य बेटे की माँ हूँ, तुम्हारी वह नन्ही बहू नहीं हूँ अब। और उसका वह योग्य बेटा कह उठेगा, सच ही तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी माँ को अब तुम लोग चक्की के तले नहीं रख सकते। लेकिन सपना बिखर गया। स्वर्णलता के बेटे ने कहा, स्त्री को लेकर मैं नहीं जा सकता। स्त्री 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 स्त्री, हर अक्षर में जैसे मुट्ठी मुट्ठी उपेक्षा। इस उपेक्षा का उत्स कहाँ है? नहीं चुकाए जा सकने वाले ऋण की कुंठा भरी अनुभूति प्रतिध्वनि की सदा निंदा करती है। यह पीछे पता चलता है कि वह ध्वनि की ऋणी है। कभी इस स्त्री की देह दुर्ग में आश्रय लेना पड़ा था उसे। इसे इस अस्वीकार करने का उपाय नहीं है। निरी असहाय अवस्था में उसके सहारे के बिना गति नहीं थी। इसे अस्वीकार करने का उपाय नहीं, इसलिए उस ऋण की को अवज्ञा से दबा देना होगा। या और एक उपाय है अति भक्ति की धूमधाम, जो मुक्त केशी के लड़के और भी बहुतेरे लड़कों की है। स्वर्ण का लड़का दूसरी राह पर नहीं गया, उसने सहज रास्ता ही पकड़ा। रक्त मांस का यह ऋण अशोध्य है, इसे स्वीकार न करके सब कुछ को अवज्ञा से ही उड़ा देगा। या उसके बाद जब बड़ा होगा, जब उसका अपना रक्त मांस उससे शत्रुता करेगा, जब उसे शत्रु के आगे असहाय होगा, दुर्बल होगा, सदा की अवज्ञा की पात्री उस जात के पास भिक्षा पात्र लेकर खड़े होने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। तब और भी
आक्रोश से पागल होकर अंधकार की असहायता के साक्षी को दिन के प्रकाश के पांचों रो देगा। व्यंग से विकृत होकर कहेगा, स्त्री स्त्री स्त्री। बेथुन विद्यालय भवन को फिर से देखने की साध उस दिन नहीं पूरी हुई स्वर्ण की। फिर भी वह बिल्कुल हताश नहीं हुई। तब भी ख्याल नहीं आया कि वंशधर का मूल उस अस्थि मज्जा के भीतर होता है। परिवेश बहुत हुआ तो उस पर पालिश चढ़ा सकता है, जो शायद और भी भयंकर है। जाने कब किस क्षण उस पालिश की ओट से बर्बरता के रूढ़ दांत झांक उठेंगे। उसकी धारणा नहीं रहेगी। दांत के तीखेपन से दिशा हरा होना पड़ेगा। स्वर्णलता अपने बेटे को परिवेश मुक्त कर लाई थी जब ही उसके बेटे के बदन पर पालिश लगी। उसने इस घर के पहले ग्रेजुएट अपने चाचा को निष्प्रभ कर दिया, तो कानू भानु सुभल भी क्या ऐसा ही होगा? स्वर्णलता के इस हल्के छोटे मोटे चित्र जैसे गुलाबी रंग वाले मकान में दर्जी पाड़ा की गली आकर डेरा डालेंगे। तो स्वर्णलता ऐसी ना झुकने वाली क्यों है? वह किसी भी तरह टूटकर लोट क्यों नहीं पड़ती है? टूटते टूटते फिर खड़ी क्यों हो जाती है? इतनी बंधन बाधा के बावजूद वह उतनी बड़ी लड़की पारुल को स्कूल में भर्ती करने को बद्ध परिकर क्यों है? प्रबोध चंद्र बाहर से आकर मारे गुस्से के गनगन करते हुए बोला, यह क्या सुन रहा हूँ? बगल के परिमल बाबू के लड़के के साथ पारुल को स्कूल में भर्ती कराने के लिए भेजा था? हाँ, भेजा तो था, स्वर्ण ने सहज गले से कहा। पारू बकू दोनों को भाड़ में जाए बकुल। पारू को कैसे भेजा था? इसलिए कि यहाँ तक उसका हो नहीं पाया इसलिए। प्रबोध ने बड़े भद्दे ढंग से मुंह बनाया। वह बेहद जरूरी काम नहीं हो पाया, इसलिए राज्य जहन्नुम में चला गया। पृथ्वी उलट गई, चांद सूरज टूट गिरे, इसलिए तुमने उस छोकरे के साथ उतनी बड़ी जवान लड़की को। रुको रुको, असभ्यता ना करो। ओह, मेरी बात असभ्यता हुई और तुम्हारा काम बड़ा सभ्य हुआ? तुम दूसरे की मुखापेक्षी क्यों होने लगी? और बात में तो मान का बड़ा ख्याल है। अभाव से स्वभाव नष्ट होता है, यह सदा सदा की बात है। स्वर्ण ने कहा, जिसके तीन कुल में करने वाला कोई ना हो वह दूसरे के आगे हाथ फैलाएगा, यह स्वाभाविक है। ओह, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करता? अजीब नमक हराम स्त्री हो। अजी सारी जिंदगी तो इस भेड़ को तिल भर चैन की सांस लेने नहीं दी, शांति नहीं दी, आराम नहीं दिया, नाक में नकेल डालकर दौड़ाया किया, फिर भी यह कहने में झिझक नहीं कि कोई कुछ नहीं करता। स्वर्ण ने स्थिर स्वर में कहा, जो कुछ किया है सब मेरे लिए है ना, और नहीं तो क्या अपने लिए? अरे मुझे इतनी क्या बड़ी थी, अपनी माँ लड़का माँ के ही पास पड़ा रहता। इस अपरिसीम धृष्टता की ओर ताक कर स्वर्ण ने कहा, केवल माँ का लड़का? तुम्हारे अपने जंजाल का स्तूप, वे उनकी कौन सोचता है? वे अपने वंश की धारा में पलते, उन्हें साहब मेम बना देने की जरूरत नहीं थी। मैं कह देता हूँ, बकुल जाए तो जाए, पारू चोटी झुलाकर स्कूल जाए, यह नहीं हो सकता। बस पारू जाएगी। क्या कहा? मैं मना कर रहा हूँ फिर भी जाएगी? तुमसे तर्क नहीं करना चाहती, मैंने जो किया समझ बूझ कर ही किया, और वह होगा, यही मेरी अंतिम बात है। अंतिम बात? इस अंतिम बात के जवाब में स्वर्ण का पति और क्या कहता कौन जाने, परंतु स्वर्ण का लड़का बोल उठा। बगल के कमरे में कानू बैठा अखबार पढ़ रहा था और दोनों कमरे के बीच का दरवाजा खुला था, इसलिए माँ बाप का प्रेमालाप सुन रहा था। वह अचानक ही असहिष्णु होकर बोल उठा, माँ के मुँह से सदा ही दादी आदि की आलोचना सुनता आया हूँ और स्वभावतः सोचता रहा हूँ कि दोष उन्हीं लोगों का है। अब समझ रहा हूँ कि भूल कहाँ है, कहा उसने। स्वर्ण के मझले लड़के ने यह बात कही, असहिष्णु होकर बोल उठा। बाप जब माँ को नमक हराम कह रहा था तब वह असहिष्णु नहीं हो उठा। बाप जब अपनी बेटी के बारे में शिथिल मंतव्य करके गुस्सा जाहिर कर रहा था तब भी वह चुप था। असहिष्णु होकर बोल उठा, माँ की हिमाकत पर बोल उठा। अब समझ रहा हूँ कि भूल कहाँ है। लेकिन गजब, स्वर्णलता ने डांटकर उसे रोक नहीं दिया, चीख कर प्रतिवाद भी नहीं किया। गाल पर चपत पड़ी हो स्वर्णलता वैसे शिथिल स्वर में पूछ बैठी, क्या कहा तूने? बोली और बोलकर माटी पर बैठ गई। माँ के उस बुझे हुए से असहाय चेहरे पर क्रुद्ध दृष्टि डालकर कानू उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। हाथ के अखबार को वहीं पटकता चला गया। कानून के जाते ही गूंज उठा, और क्या मूर्छित होना जानती ही ना होना, उसी से सबको काबू में रखना चाहती हो? और कुछ नहीं किया। पानी पानी, पंखा पंखा कहते हुए परेशान हो उठा मुक्तकेशी का लड़का। स्वर्णलता का जीवन
जिससे एड़ी चोटी बंधा है, उस नागपाश से मुक्ति का उपाय ढूंढे नहीं मिला स्वर्ण को। स्वर्ण की संसार त्यागिनी माँ शायद जाने के पहले कह गई थी, वह नागपाशी है या लतर का बंधन, बाकी जीवन यही देखूंगी। लेकिन उससे स्वर्ण का क्या हुआ? स्वर्ण ने उससे क्या पाया? नहीं पाया कुछ, कोई पाता ही नहीं। यही तो नियम है पृथ्वी का। बहुत दिनों की साधना चाहिए, एक युग की साधना और तपस्या अगले युग को तपस्या की सिद्धि देती है, साधना का फल। बहुतेरे क्यों और बहुतेरे विद्रोह निष्फल शोभ से सिर कूटकर मरते हैं, अंधेरे में डूब जाते हैं, तब कहीं प्रकाश का दिन आता है। फिर भी जो अंधेरे में खो गए, उनके लिए भी बूंद भर प्यार कर रखना चाहिए, तो बूंद भर श्रद्धा। शायद हो कि स्वर्णलता के लिए भी किसी दिन आए। शायद हो स्वर्णलता की आत्मा उस परम प्राप्ति की ओर ताक कर निश्वास फेंकेगी, परितृप्ति की। कहेगी, जिंदगी भर जिसके लिए जलती और जलाती रही, वह कहीं किसी एक जगह तो सार्थक हुआ, परंतु स्वर्णलता कोई आत्मा परितृप्ति का वह निश्वास कब फेंक पाएगी? आज भी क्या अनगिनत स्वर्णलता आलोक उज्जवल युग के अंधेरे बंद कमरे में माथा नहीं कूट रही है? रूंधे गले से कह नहीं रही है, तुम लोग समाज की केवल जिल्द देखकर ही वाह वाह कर रहे हो, आत्म प्रशंसा से विगलित हो रहे हो, आत्म प्रचार की चकाचौंध अपने आप को विभ्रांत कर रहे हो, उसके अंदर के पन्ने को खोलकर नहीं देखते। देखो देखो भीतर के पन्ने में कौन से अक्षर, कौन सी भाषा, कौन सी लिपि है। वहाँ जो अगणित स्वर्णलता आज भी अपेक्षा कर रही है, इस प्रतीक्षा में कि पाप का अंत कब होगा, कह नहीं रही है। कब अहंकारी पुरुष समाज खूब खुले गले से कह पाएगा, तुम और मैं दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, तुम और मैं दोनों ही समाज प्रयोजनीय हैं। ईश्वर परायण पुरुष समाज कब मुक्त हृदय से कह पाएगा, हम तुम्हें जो स्वीकृति नहीं दे पाए वह तुम्हारी त्रुटि का नतीजा नहीं है, वह हमारी त्रुटि का परिणाम है। तुम्हारी महिमा को मर्यादा देने में जो झिझक होती है वह हमारी दुर्बलता है। तुम्हारी शक्ति का प्रमाण जो नहीं कर पाते वह हमारा दैन्य है। अपने को तुम्हारा प्रभु कहने की आदत छोड़ने से हमारे अभिमान को आँच आती है, इसलिए दास बनाकर तुम्हें रानी बनाते हैं। आज भी तुम्हें मुग्ध करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इसलिए चाटुकारिकता से तुम्हें बुलाते हैं और अपने शिल्प साहित्य काव्य से तुम्हारी वेदना के जो गीत गाते हैं वह केवल अपने को विकसित करने के लिए। तुम हमारे प्रदीप से आलोकित हो, हमारी साध यह है कि अपनी महिमा से तुम भास्कर हो, इसमें हमें आपत्ति है। इसलिए जब तुम अपने गुण का परिचय देती हो तो करुणा की हंसी हंसकर पीठ थपथपाते हैं, जब शक्ति का परिचय देती हो तो खींच के भ्रुकुटी करके कहते हैं यह ढिठाई है, और जब बुद्धि का परिचय देती हो तब तुम्हें है करने के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। तुम्हारी रूपवती मूर्ति के हम मुग्ध भक्त हैं, तुम्हारी भोगवती मूर्ति के हम आज्ञाकारी, सेवामयी मूर्ति के आगे बिके और मातृ मूर्ति के आगे हम शिशु मात्र हैं। लेकिन यह सारा कुछ एकांत भाव से हमारे लिए ही होना चाहिए। हाँ, जो तुम हमें अवलंबन करके ही केवल उसी तुम को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाहर की तुम विधाता की एक हास्यकर सृष्टि हो। कौन जाने स्वर्णलता की आत्मा कब यह कह पाएगी? शायद हो कि कह ना पाए। यही तो पुरुष का हृदय रहस्य है। पुरुष समाज मन के इस भाव को खोलकर कभी कह सकेगा? लगता तो नहीं। वह तो महज आधुनिकता के बोल बोलेगा। देखो हम कितने उदार हैं, हम कितने मुक्त हैं। युग का रंग लगा लगा कर कहेगा, देखो हमने तुम्हें कितना बनाया है, लेकिन यह रंग तो खिलौनों का रंग है, उसमें प्रतिमा में प्रतिष्ठा की साधना नहीं। खिलौने में रंग भरकर खुश उन रंगीन पुतलों को उठाकर विश्व के सामने कह, देख रहे हो, देखो देखो हमें कितना ऐश्वर्य है। विद्यावती को अब घर की विद्या से पूरा नहीं पड़ रहा है। अखबार को पटक कर फेंकते हुए कानू ने इस कमरे में आते हुए खींच कर पारू के लिए यह बात की। जबरन यूं कानू के व्यंग करने से पारू का चेहरा लाल हो उठा। वह होठ चबाकर चुप रह गई। स्वर्णलता की अंतर प्रकृति से शायद मेल है उसका, नहीं मेल नहीं, बाहर की प्रकृति से। उलझ पड़ने की दुरंत इच्छा को दबाकर वह चुप रह गई। हाथ की खुली किताब को मोड़कर वह चुप ही रही। कानू ने उसकी उस किताब की ओर देखकर कहा, नाटक उपन्यास का तो श्राद्ध कर रही हो, उस दिमाग में अब जोड़ घटाव गुना भाग बैठेगा। अब पारुल बोली, बैठेगा या नहीं यह तो जांच कर देखा जाएगा ना। अरे बोलना खूब सीख गई, उपन्यास पढ़ने से यही तो होता है। पढ़ना लिखना तो बूते की बात नहीं समझी, वह दिमाग ही कुछ और होता है। तुम्हारे दोस्त की बहन शायद दिमाग लेकर ही पैदा हुई थी।
कान्हू व्यंग की हंसी हंसकर बोला, नहीं तो तुमसे कुछ नहीं होने का, समझी? तुम सिर्फ माताजी की तरह बड़े बड़े बोल सीखोगी। पारू अपनी प्रकृति को लांघना नहीं चाह रही थी, फिर भी वह बोल बैठी, गनीमत की माँ ने बड़े बड़े बोल सीखे थे, जब भी तुम्हें इतना बड़ा बोलने का सुयोग मिल रहा है। सच? खेदी कहते खासी अकल हो गई है, देख रहा हूँ ना, तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा देख देना है। कहकर कानू चला गया। कानू भानु जैसा उतना सीरियस नहीं है, इसलिए वह केवल व्यंग ही करता है। पालकी अब सचमुच ही उठी जा रही है। गई गई तो बहुत दिनों से हो रहा था, अब लग रहा है एक बारगी जाने के रास्ते पर ही कदम बढ़ाया है। रास्ते पर जाने से जब तक की तो बात ही क्या, नजर ही नहीं आती। पालकी के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें लुप्त होने की राह पर जाएंगी, इसमें संदेह नहीं। पालकी ही कहे जाएगी। आदमी के कंधे पर आदमी का चढ़ना बेशर्मी है, मरकर शव बनकर आदमी के कंधे पर चढ़ना उससे पहले नहीं कहा जाएगा। जीते जागते आदमी को एक बंद बक्से में डालकर घेर घार कर ले जाना हास्यास्पद है। उन घेरों और पर्दों के जंजाल को समेटकर मैं विदा हो रही हूँ। जो रास्ता पार करता है वह जिसे रास्ते को देख पाए। कह जाएगी, तुम लोग अब तेज सवारी तलाश करो, यह धरती बहुत बड़ी है, उसे आंखें पसार कर देखो। छोटे घोड़े की टाप से धूल उड़ाते हुए हवा के वेग से हवा गाड़ी से दौड़ो, मिट्टी छोड़कर आकाश में उड़ो। तकिए से टिककर बैठे अपने ही परिमंडल को सारी दुनिया समझकर गुड़गुड़ी में दम लगाने के दिन लद गए। अब 1000 साल के अभ्यास के ऐतिहासिक और इतिहास की धारा को पहुंचकर जो जाते हैं वो कुछ कह तो जाते ही हैं, चला जाना ही कहना है। काल प्रवाह किसी को कहीं लंगर डालने नहीं देता, दुर्निवार वेग से बाहर ले जाया जाता है। इसी बात को फिर से कह जाते हैं वे। आज जो परम प्रयोजनीय है, आगे वही जंजाल हो जाते हैं। यही पृथ्वी का परम सत्य है। फिर भी सहज ही कोई इसे मानने को तैयार नहीं। वे विदा होने वाले उस पथिक के कपड़े के छोर की मुट्ठी में पकड़े रखना चाहते हैं और गुड़गुड़ी में आखिरी कश लगाते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है आजकल, यह सब कुछ रसातल हो गया। और जो दार्शनिक है वे हंसते हुए कहते हैं, जाएंगे ही, सब जाएंगे। अपनी छोटी पोती से बात करते हुए मुक्तकेशी ने एक बार यह बात कही थी, पालकी अब है कहाँ, क्रमशः घटती जा रही है और जाएगी, सब उठ जाएगी। फिर भी नजर आती है। अपनी उम्र के भार से जीर्ण शरीर को लिए मुक्तकेशी पालकी से जा रही है, अकेली ही। कुछ दूर जाकर एक गुलाबी रंग के दुतल्ले मकान के सामने मुंह निकालकर कहारों को हुक्म दिया, रुको रे मुझलो, यही घर है। हम किए चले ही जा रहे हैं, मानो उन्हें मकान पहचान रखना चाहिए। लम्हे में कहारों का हुम थम गया, पालकी भी थम गई। 4 जवान मर्द पालकी को उतारकर कमर से गमछा पोंछकर पसीना पोंछने लगे। 4 वैसे तगड़े आदमी, किंतु उस बुढ़िया को ढोने में हैरान तरीका बुद्धिहीन है। इसलिए रिक्शा वाले उस समय तक मैदान में उतरे नहीं थे। उन्होंने दिखा नहीं कि एक ही आदमी 4 को खींच ले जा सकता है। पालकी का दरवाजा खोलकर मुक्तकेशी उतरी। लड़बड़ करती कमर को कष्ट से तानकर जरा देर सीधी खड़ी रही, फिर अचरे की गांठ से 2 डबल पैसे निकालकर एक को देती हुई बोली, ले तोड़ाकर बांट लेना। कमर झुक जाने के बाद से मुक्तकेशी की धारणा हुई है, अब पहले के सम्मान का पूरा नसीब नहीं होता, इसलिए दूसरे के आमने सामने खड़ी होने के लिए जी जान से कोशिश करके सीधी होती है। बहुत बार हड्डी से एक आवाज़ होती है, रीढ़ कनकना उठती है, फिर भी साध्य भर झुकने के अगौरव को ढोने को राजी नहीं है मुक्तकेशी। फिर भी दूसरा पक्ष उनकी सम्मान रक्षा में उदासीन हुआ, बोल उठा, अरे कितना दिया? ठीक ही दिया है। बुढ़ापे से मली हुई आंखों की पुतली में एक सम्राज्ञी ज्ञानोचित दृष्टिभंगी निखारकर मुक्तकेशी ने डांट से ताका, टैपो किस बात की? कितना चाहिए? पूरा टका? टका माने 1 रुपया। कहारों ने मुखड़े की प्रत्येक रेखा में असंतोष भरकर कहा, 8 पैसा तो दो। क्या कहा? 8 पैसा? गले में छुरी चलाएगा क्या? पैसा कुछ पेड़ पे नहीं फलता, मुक्तकेशी ने दर्प के साथ कहा। अब धेला भी नहीं, किसके पल्ले पड़ा है सो पता है, वहाँ से यहाँ 8 पैसा? हाँ, जा भाग। ताज्जुब ही तो है। पालकी उठाकर कहार लोग मुंह बनाकर चल दिए। वे भी समझ रहे हैं उनके इस पेशे के दिन खत्म होते आ रहे हैं। मुक्तकेशी जैसी 2-1 बूढ़ी के सिवाय शव यात्रा जैसे ढंग से मनुष्य के कंधे पर चढ़कर शून्य में डोलते डोलते जाना अब नहीं चाहते लोग। इसलिए वेद टूट रहे हैं, डंडे टूट रहे हैं, रंग उड़कर दांत सी बिदोर रही है पालकी, फिर भी उसकी मरम्मत को नहीं सोचते हैं। पालकी ढोने वालों में बहुत तेरे तो धीरे धीरे गले में जनेऊ डालकर रसोइया का काम करने लगे। उसकी मांग बल्कि तेजी से बढ़ ही रही है। स्त्रियां क्रमशः बाबू बनती जा रही हैं। रसोइया का भार उड़िया कुल तिलकों के मत्थे मढ़ रही हैं।
बंद दरवाजे को खोलने के लिए कड़ा खटखटाने या दरवाजे पर धक्का देने का जो एक प्रचलित तरीका है, उस तरीके की परवाह न करके मुक्तकेशी ने टूटे से किंतु तेज गले से पुकारा, पेवो पेवो। हाँ, इस मोहल्ले में प्रबोध बाबू को ही पुकारा उन्होंने। घर के छोटे बच्ची का नाम लेकर पुकारने की जो एक रीति प्रचलित है, वह उसे भी अस्वीकार करती हैं। यह घर उनके बेटे पेवो का है, वह उसी को पुकारेगी, वह चाहे घर में हो या ना हो, अवश्य। वह जब आती है, पेवो के रहने की संभावना का अनुमान करके ही आती है, सो एक ही पुकार से काम बन गया। पेवो या उस कोटी का हालांकि कोई नहीं था। दरवाजा खोला 10 साल की एक बच्ची ने। जहां तक संभव था, तीखी नज़र से मुक्तकेशी ने उसे एक बार एड़ी चोटी देख लिया और तीव्र गले से बोली, किवाड़ खोलने के लिए झट तू क्यों चली आई? घर में कोई और नहीं है? इस सवाल से सक पकाकर वह बच्ची बोल उठी, सभी हैं, है तो झटपट तू क्यों चली आई? अरे मैं ना होती कोई दूसरा मर्द सूरत होता, पारू का ब्याह नहीं हो रहा है और तू दूध मोही बच्ची है क्या? वह झट बोल उठी। छत से देखा तुम आ रही हो इसलिए। छत से? वे पुरानी आंखें अब और पैनी हो उठी। भरी दोपहरी पर छत में क्या कर रही थी? कपड़े सूख रहे थे, माँ ने कहा उठा लिया। माँ तो कहेगी ही, सदा की आराम तलब जो ठहरी। चल, तेरे बाप घर में हैं? हाँ, सो रहे हैं। क्यों नहीं? मुक्तकेशी धिक्कार के स्वर में बोली। संग की महिमा, छाती पर एक जवान लड़की, दूसरी भी धींगी हो आई। छुट्टी उट्टी के दिन दौड़ धूप करना चाहिए, सो नहीं कान में तेल डालकर सो रहा है। चल चल। मुक्तकेशी आजकल बीच बीच में आती ही रहती है। अलग हो जाने के दुराचार के लिए बहुत दिनों तक पतहू का मुंह नहीं देखा, पर बेटे की खुशामद बरामद से यह भाग जाता रहा और स्वर्णलता के गुरु मंत्र लेने के समय वह बांध टूट गया। गुस्से का, तेज का, लज्जा का। समय सब सहा देता है। समय सर्वताप हर है। समय सब कुछ को सहज किए देता है। आजकल मुक्तकेशी बल्कि मजली बहू ही ज़्यादा करती रहती है। इसके लिए दूसरी बहुओं की ईर्ष्या का अंत नहीं है। पर अभी प्रबोध चंद्र की मातृभक्ति भरत की भातृभक्ति जैसी ही मूल्यवान जो है, और दुनिया तो मूल्य के ही वश में है। अतएव मुक्तकेशी अब जब तभी मझले बेटे के यहाँ घूमने के लिए आ जाया करती है। हुक्म और शासन कर जाती है और दूसरे बेटे बहुओं की आलोचना से मुखर होती है। हाथ खर्च के रुपए घटते ही कोई लड़का यह बात मजली बहू के कानों पहुंचाता है और अपने बेटी, दामाद, नाती, नतनी के लिए खर्च की जो सदिच्छा रहती है वह भी मझले बेटे से कह जाती है। कहती हैं, उन लोगों से नहीं कहती है, मैं जानती हूँ ना अपनी बहन का उन्हें ख्याल नहीं है, तेरा फिर भी वैसा मन है, कुछ इसलिए कहती हूँ। प्रबोध बेशक माँ की धारणा के मुताबिक बहनों के प्रति मन का अभिनय ही करता है, उसके बाद कह नहीं पाता, मन तो मुझे भी नहीं है माँ। उन लोगों ने तो दूसरी मिट्टी में जड़ें फैलाई हैं, उनसे हमारा योगायोग कहाँ? कभी वे और हम एक ही आधार पर रहे थे, अब उसी सहरे को कहाँ तक खींचा जाए? नहीं कहता, नहीं कह पाता। सो स्वर्णलता के इस गुलाबी रंग के दुतल्ले में भी मुक्तकेशी अपना पूरा चेहरा लिए ही रहती है। स्वर्णलता एक ही बार असाध्य साधन कर सकी थी। एक ही बार उसने यह दिखाया था असम साहसिक शब्द का अर्थ, लेकिन एक ही बार जिस दायरे से अलग होकर पति पुत्र आदि को लेकर मनमाने ढंग से गृहस्थी गढ़ लेने की वासना हुई थी, वह वासना धूमिल होती जा रही है। वह दायरा रह ही गया है, शायद हो कि और भी निरंकुश हो गया है। स्वर्णलता के जीवन की यह एक अजीब ट्रेजेडी है, क्योंकि वह आप भी मुक्तकेशी की गृहस्थी में रहकर जितना विरुद्धाचरण कर सकती थी, अपने घर में रहकर वैसा नहीं कर सकती। भल मानसता को खटकती है, आंखों की लाज को खटकती है, सबसे आश्चर्य यह है कि ममता को खटकती है। अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं कि नख दांत विहीन अब की इस बूढ़ी के प्रति एक ममता बोध ने स्वर्णलता को निरुपाय कर दिया है। मौज की दीवा निद्रा को छोड़कर प्रबोध चंद्र आया और माँ की चरण वंदना की, अपने ही पंखा संभाला। बैठ कर मुक्तकेशी ने कहा, छोड़ो, पंखा झलने की जरूरत नहीं। अरे मैं पूछती हूँ, कान में तेल डालकर सोने से ही काम चलेगा? बेटी का ब्याह नहीं करना है? नख दंत विहीन मुक्तकेशी की बातों का जोर कम हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सुर भी बदल गया है। सुर ठीक ही है, ढंग ठीक ही है, केवल भार ढूंढे नहीं मिलता। फिर भी स्वर्णलता आजकल मानो हटाती उनसे ईर्ष्या कर बैठती है। जब मुक्तकेशी अपने 50 साल से भी बड़े बेटे को कह बैठती है, अभागा मुंहजला बंदर, तो ईर्ष्या की एक अद्भुत जलन स्वर्णलता को सुलगती है। लेकिन अपने बेटे को ऐसी भाषा में संबोधन करने की कभी इच्छा भी की है स्वर्णलता ने? यह ग्राम्यता
क्या स्वर्णलता को असहनीय नहीं है? फिर भी का जवाब नहीं, प्रश्न ही जमा हो जाता है। और स्वर्णलता के लड़के क्या इस मात्र भक्त वश के लड़के नहीं हैं? स्वर्णलता ने माता के कर्तव्य में कोई कोरकसर की है? उसने तो बल्कि उसी कर्तव्य के लिए बैठी बैठी अपनी सारी शक्ति गंवाई है। फिर भी स्वर्णलता की ब्याही हुई लड़कियां नेहर कहने को उसके प्राणों से गड़े उस गुलाबी रंग के 2 तल्ले को नहीं समझती हैं दर्जी पाड़ा की गली के उस मकान को। उनकी जान वहीं पड़ी रहती है। वहां आकर वे पुराने दलान की तेल चिकटी दीवारों से पीठ लगाए बैठी अपनी माँ के चाल चलन की आलोचना करती हैं। और स्वर्णलता के लड़के वे अवश्य तेल चिकटी दीवारों, हाथ का चूना पहुंची खिड़कियों और दरवाजों के पीछे पान की पीक से भरे उस घर को पसंद नहीं करते, उसके लिए जरा भी ममता नहीं रखते। फिर भी इस घर को अपना समझकर हृदय से नहीं अपनाते। उसके लड़के गोया मजबूर होकर एक प्रबल प्रतापी विरोधी पक्ष के अख्तियार में पड़े हैं, इसलिए मौका मिलते ही घाव लगा देते हैं। छोटे को अभी ठीक ठाक समझा नहीं जा रहा है, बहुत ही निर्लिप्त सा है। संजला भी मौज मजा बाबूआना विलासिता पा जाए तो वैसा खूंखार नहीं, परंतु भानु कानू जो कि प्रमाण साइज का कुर्ता पहने इस घर में आए हैं, वे मानो हूबहू अपने चाचा की प्रतिमूर्ति हैं। खास करके भानु, वह जब हठात बगल से गुजर जाता है या कि नहाकर गमछे को जोर जोर से झाड़ता है या मुंह नीचे करके खाते हुए कैसे तो एक कठिन ढंग से जबड़े को हिलाता है, देखकर स्वर्णलता चौंक उठती है। लगता है देवर प्रभास को ही देख लिया। दूसरे लोग कहते भी हैं, भानु को देखो हूबहू अपने सजले चाचा जैसा। सुनकर एक अंधे क्रोध से उसके हाथ पांव चबाने की इच्छा होती है। स्वर्णलता को स्वर्ण के रक्त मांस से बना, स्वर्ण की इच्छा चेष्टा साधना शक्ति से पला लड़का स्वर्ण के शत्रु का रूप लेकर उसकी आंखों के सामने घूमता रहेगा। यह कैसी दुस्सह निरुपायता है। कैसे अस्वीकार बड़े हो गए भानु कानू, कैसे भद्दे लंबे चौड़े दूसरे ही हो मानो, जिनसे स्वर्णलता के जीवन का और कोई योग नहीं, जिन्हें स्वर्णलता का अब कोई प्रयोजन नहीं, उन तक पहुंचने की अब मजाल नहीं स्वर्णलता की। धीरे धीरे मात्र सुवल भी शायद ऐसे ही होंगे और उनके चेहरे पर मुक्त केशी की बेटी का ढांचा प्रकट हो उठेगा। निरुपाय स्वर्णलता को बैठे बैठे यह परिवर्तन देखना होगा। मुक्त केशी के लड़कों को घृणा की जा सकती थी, अवज्ञा की जा सकती थी, इनके लिए कोई उपाय नहीं, इनके लिए नालिश का भी कोई रास्ता नहीं। ये स्वर्णलता की इच्छा के अनुरूप शिक्षित हुए हैं, सभ्य हुए हैं, चौकस हुए हैं। स्वर्णलता के जीवन के एक अणु परमाणु के ध्वंस के मूल्य कर उसके बेटों ने जो संपत्ति सहेजा है, उसी संपत्ति के अहंकार से वे स्वर्णलता की अवज्ञा करते हैं। केवल स्वर्णलता के ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी शायद ऐसा ही होता है। बोध होने से ऋण बोध भी कहा जाता है और उसी ऋण बोध का दाह ही काटने का फन उठाता है। ऋण का घर जहाँ हल्का होता है वहाँ शायद अपना बना जा सकता है, सहज हुआ जा सकता है, नहीं तो यह नहीं। हालांकि स्वर्णलता का यह जीवन भर का सपना था कि उसके लड़के उसे समझेंगे, उसके अपने होंगे। अपने वे नहीं हुए, उन्होंने उसे नहीं समझा, संभवतः समझना चाहा ही नहीं, क्योंकि उसके लड़कों को अपनी माँ की आशा में सपनों का कभी पता ही नहीं मिला। उन लोगों ने केवल लड़ाकिन स्वर्णलता को ही देखा है, दक्षिण के बरामदे की लोभी स्वर्णलता को कभी नहीं देखा। इसलिए उन्होंने लड़ती हुई विषक्त स्वर्णलता के विकृत और हिंसक चेहरे को ही देखा है, जिसमें उनमें खींच और ऊब ही जगती है। उन्होंने खींच कर नहीं देखा कि स्वर्णलता के भीतर वस्तु थी, सोच कर नहीं देखा कि वस्तु थी, सपना था, आदमी की तरह जीने की आकांक्षा, भव्यता, सभ्यता, सुकौमार्य। युद्ध की रसद जुगाते जुगाते यह संपत जाता रहा, मगर सोचकर देखिए भी कभी स्वर्णलता की लड़ाई आज अंत हुआ है क्या? नहीं हुआ। शायद हो कि युद्ध के कारण अब उतने प्रखर नहीं है, शायद हो कि अनुभूतियां भी अब उतनी अधिक तीव्र नहीं। फिर भी स्वर्णलता एक समझौता विहीन संग्राम की नायिका है। भद्देपन और कुश्रीता के खिलाफ लड़ते लड़ते वह स्वयं कितनी बद्धी और कुशरी हो गई है। सभ्यता, भव्यता, शालीनता को बरकरार रखने की लड़ाई में उसने अपने चरित्र के सारे सौंदर्य को जिभा कर दिया। उसका पता अब उसे ही नहीं चलता। उसके लड़के माँ को उस अपरिच्छिन्न मूर्ति को ही देख रहे हैं, इसलिए वे असहिष्णु हो रहे हैं, इसलिए वे माँ से घृणा करते हैं, माँ की ओर व्यंग की दृष्टि से देखते हैं। स्वर्णलता के पूरे जीवन की यही कमाई, किंतु स्वर्णलता की संतति को भी दोष नहीं दिया जा सकता। स्वर्णलता उन्हें मुक्त केशी के सख्त घेरे को काटकर उस विराट परिवार से निकाल कर ही तो लाई है, पर उन्हें आश्रय नहीं दे सकी।
केवल बिखेर कर रख दिया है, मानो उनकी अभी अभी खुली ज्ञान की आंखों के सामने अरहर उद्घाटित हो रहे हैं। माँ बाप की दाम्पत्य लीला के युद्ध और संधि के बहुतेरे कलंकित अध्याय। वह ये जानते हैं कि स्वर्णलता की स्वप्न साधना की वस्तु नहीं, महज युद्ध हथियार है। इस अद्भुत युद्ध के बीच पड़कर जितना ही धक्का खाते हैं वे उतने ही ऊब खींच रहे हैं, उतनी ही चोट करते हैं। पारू पढ़ना चाहती है, लेकिन पारू की पढ़ाई को केंद्र बनाकर स्वर्णलता ने जो आंधी उठाई, उस आंधी में उड़ते धूल जंजाल की ओर ताककर पारू पढ़ाई से विगत स्पृह हो गई। वह खुद ही तुनक गई। उसने प्रतिज्ञा की, लाठा लाठी करके वसूली गई वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगी। प्रबोध के लिए बेटी की वह प्रतिज्ञा जानने की बात नहीं, इसलिए माँ के पूछने पर असहाय दृष्टि से इधर उधर ताककर उसने कहा, तुम्हारी मजली बहू तो कहती है आजकल अब इतनी जल्दी ब्याह नहीं होता, बल्कि थोड़ा लिखना पढ़ना। मुक्तकेशी से विचलित नहीं हुई, बोली, क्या रे अभागा ब्राह्मण का बैल बेटी का ब्याह नहीं करेगा, उसे लिखाएगा पढ़ाएगा। खैर ऐसा कहेगा भी क्यों नहीं, अपने योग्य ही बात कही। सदा तो हल्की बुद्धि पर चला किया है ना, बीवी की बुद्धि पर नहीं। नहीं बुद्धिमती मुक्तकेशी ने कहा, हल्की बुद्धि पर। प्रबोध ने अवश्य प्रतिवाद नहीं किया। मुक्तकेशी ने कहा, वह सब छोड़, कमर कसकर जुट जा। गले का यह कांटा निकल नहीं जाने से बेटों का ब्याह नहीं कर सकेगा। लोग अपनी बेटी के लिए मुझे कह सुन रहे हैं, मेरे रहते बेटों का ब्याह कर दे, यही अरमान है। सुबह के तो शुरू में ही बेटियों की ही कतार है। बात पूरी होने के पहले ही गले का कांटा कमरे में से चली गई और स्वर्ण जरा देर स्तब्ध रहकर बोली, एक हुक्म तो कर बैठी आप, किंतु लड़कों की अभी ही शादी पास जरूर किए है, कमा तो नहीं रहे, कानून की तो पढ़ाई भी नहीं समाप्त हुई है। कमा नहीं रहे? कमाएगा तब ब्याह करेगी मजली बहू। उससे तो बल्कि यह कहो, बेटे के बाल नहीं पके हैं, अभी उसका ब्याह नहीं करूंगी। लड़के यदि कमा नहीं रहे हैं तो बहू को तुम्हारे घर 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा क्या? स्वर्णलता ने शांत गले से कहा, अन्न क्यों नहीं मिलेगा? परंतु अन्न ही तो सब कुछ नहीं माँ जी। आह, माना गहना कपड़ा ही सब है। मुक्तकेशी जिद से बोली, वह तुम बेटे के ब्याह के समय समधी के गले में गमछा डालकर 10 साल के लायक अदा कर लेना, तब तक तुम्हारे बेटे जरूर कमाने लगेंगे। स्वर्णलता और भी नम्र हो गई, फिर भी दृढ़ गले से बोली, सो तो अनिश्चित है, जब तक काम धाम। सुनो बहू, तर्क मैं तुमसे जीतने से रही, लेकिन गुरुजन के नाते कह रही हूँ, ब्राह्मण का लड़का कमा कर ना खा सके तो भीख मांग कर खाएगा, कोई लाज नहीं इसमें। ब्याह एक संस्कार है, वह समय पर करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने उस ताड़ के पेड़ को पार करो। स्वर्णलता उठकर खड़ी हो गई, बोली, धूप में आई हैं, आपके लिए एक डाब ले आऊं? डाब में छूत नहीं, इसलिए मुक्तकेशी के आने के आश्रय में अक्सर डाब मौजूद रहता है। यह इंतजाम स्वर्णलता का ही है आज। लेकिन मुक्तकेशी हाँ कर उठी, बोली, छोड़ो, रहने दो आज। क्यों रहने दूं आज? कहकर चली गई स्वर्णलता। और स्वर्णलता के जाते ही मुक्तकेशी ने गला धीमा किया, फुसफुसाकर बेटे से जाने क्या कहा। बेटा चौंक उठा, चेहरे पर मानो विपन्नता की छाया पड़ी। कई बार अच्छा और नावाचक सिर हिलाया, उसके बाद संभलकर सीधा होकर बैठा। स्वर्णलता के अचरे का छोर दिखाई पड़ गया। प्रसंग को दबाने के लिए ही शायद उन्होंने गले को फिर ऊंचा किया। बोली, आज अब अधिक देर बैठूंगी नहीं, आज बूदों के लिए एक लड़का देखने जाने की बात है। सुबोध की, जरा देखूं चलकर। मैंने कहा, अकेला बुद्धू जैसा बाप चाचा जाए, लेकिन पेका पेमा दोनों ने ही सिर हिला दिया। लड़के के विद्या बुद्धि तो कम है, उसके ब्याह के बारे में कहने में उनके सम्मान को आँच आएगी। मेरा सुबो अच्छा है। अचानक उस कमरे में पारू का उदय हुआ। थोड़ी तीखी सी हंसी हंसकर वह बोली, आजकल घटकिन का पेशा अपनाया है दादी जी। मुक्तकेशी सकपका गई, अवाक हो गई, क्योंकि इसके लिए वे तैयार नहीं थी, परंतु संभलना वह जानती है। संभल कर बोली, अरे ओ मजली बहू, इस चोरी को और भी विद्यावती बनाना चाहती हो? तुम्हारी लड़की तो अभी ही वकील बैरिस्टर के कान काट सकती है। कैसे कटाक्ष बोलती है। मैं तो खैर दादी हूँ, मजाक से कह रही हूँ, लेकिन और के आगे ऐसी बोलचाल निंदा की है। तुम्हारे निकट निंदा कौन सी दादी जी? पारुल हंस उठी, तुम लोगों को सारी बातें सृष्टि के भारी हैं। स्कूल में पढ़ने से वाचाल होती हैं, अंग्रेजी पढ़ने से विधवा होती हैं। और मुक्तकेशी को होश आ गया और वो कुछ बोल ना पाई। इसके बाद उसने स्वर्ण के हाथ से डाब पिया और उसके बाद वो चली गई। और मुक्तकेशी जब तक थी, प्रबोध के प्राणों में मानो बल था। माँ के जाते ही उसका मुंह सूख गया, कलेजे का बल घट गया, मगर कर्तव्य तो करना ही है। सो स्वर्णलता के सामने जाकर आगा पीछा करके बोला, माँ एक संदेशा दे गई। स्वर्ण अवश्य उस संदेशे के लिए विशेष उत्सुक नहीं, केवल मुंह उठाकर ताका। प्रबोध जय माँ काली की भंगी से बोल उठा, तुम्हारे पिता ने उस घर में एक खबर भेजी थी। स्वर्णलता चौंक उठी,
तुम्हारे पिता खबर भेजी? यह कैसी अनहोनी बात? स्वर्णलता के पिता दुनिया में अभी भी विराज रहे हैं? यह किसे याद है? स्वर्णलता चौंक उठी, पर पूछ नहीं सकी। प्रबोध ने ही फिर कहा, मतलब इस घर का पता उन्हें मालूम नहीं है ना? तुम भी जिद में एक बग्गी, और मुझे दिखता भी है, आखिर बाप है। खैर खबर भेजिए, बहुत बीमार है, तुम्हें देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? स्वर्ण के पिता स्वर्ण को एक बार देखना चाहते हैं? यह क्या सांझ है? जरा ही देर पहले दोपहर थी ना, तो अभी ही चारों तरफ छायाच्छन क्यों हुआ जा रहा है? स्वर्ण ने अचानक अंधेरे हुआ आते परिपार्श्विक की और असहाय की और ताका। स्वर्णलता की आंखों में यह दृष्टि शायद बिल्कुल नहीं है, इसलिए प्रबोध ने भी असहायता का अनुभव किया। अतएव उसने तुरंत कहा, अरे वैसे डरने जैसा कुछ नहीं है, मतलब कि उम्र तो हुई, यानी बीमारी हठात बढ़ गई है मानो, और क्या। तुम्हें इसी समय जाना चाहिए। स्वर्ण की आंखों में नहीं है आंसू, उसकी दोनों आंखें मानो इस्पात की हैं। इन्हीं इस्पात की आंखों को उठाकर स्वर्ण ने कहा, अभी क्या जाने की जरूरत है? बेशक, क्यों नहीं? प्रबोध मानो धिक्कार दे उठा। यह क्या मान अभिमान का समय है? जितना हो, आखिर है तो तुम्हारे जन्मदाता पिता। वह नहीं कह रही हूँ, स्वर्ण मानो बोली भी इस्पात के ही गले से। मैं मरे हुए पिताजी का मुंह देखने नहीं जाना चाहती, स्वर्ण ने यह कहा। क्योंकि स्वर्ण को वह बात याद आई, बहुत बार याद आई, और आज कल धुमिल सी हो गई यह बात। जिस दिन स्वर्ण एक बूंद पानी ना पीकर बाप के घर से वापस चली आई थी, बाप ने कहा था, अच्छा जैसी सजा देकर जा रही हो, समझोगी इसी बाप का मरा हुआ मुंह देखने को आना पड़ेगा, कहा था। और कहकर स्वर्ण को लेकर उसका बाप नवकुमार बग्गी पर चढ़ा था। फिर एक शब्द भी नहीं बोला। वही अंतिम बात, वही बात स्वर्ण को याद आ गई, इसलिए वह कह बैठी, मैं मरे बाप का मुंह देखने नहीं जाना चाहती। प्रबोध हा हा कर उठा। आश्चर्य है, ऐसा क्यों सोच रही हो? आदमी की तबीयत खराब नहीं होती? स्वर्ण चुप खड़ी रही। प्रबोध ने कहा, कानू कॉलेज से। क्यों कानू क्यों? स्वर्णलता बोली, तुम नहीं ले जा सकते? ले क्यों नहीं जा सकता? बात यह है कि पारू अकेली रहेगी। अकेली माने? स्वर्ण ने वैसी ही सूखी झकझक आंखों से ताकर का, पारू बकुल दो जनी है ना, भानु और सुबल भी तो तुरंत आ जाएंगे। वे भी आदमी है माने, माँ कह गई, खबर आई है नहीं जाने से। रहने दो, ज़्यादा अच्छी बात नहीं लगती। तुम्हें गाड़ी बुला दो, अकेली ही जाऊंगी। इसमें असंभव बात और क्या हो सकती है? स्वर्णलता पागल है, तभी तो ऐसी अनोखी और अस्वाभाविक बात बोल उठी थी। अस्वाभाविक ही तो, विधवा बुढ़ियां गंगा घाट काली घाट करती फिरती हैं, यह जुदा बात है। सच पूछो तो वे बेवारिस है। कम उम्र की विधवाएं भी कभी कभी रास्ते पर निकलने की छूट पा जाती हैं, बशर्ते कि बुढ़ियों में मिलकर जाए। रास्ते पर यानी माने तीर्थ के रास्ते पर छोटी उम्र में ही जो सर्वस्व गवा बैठी, समाज से इतनी कृपा उन्हें मिलती है, यह समाज पर इतना सा दावा वे रखती हैं। अवश्य बुढ़ियों में सप्तरथी वैशिष्ट अवस्था में खिदमतगारी करते करते ही जाना पड़ता है। सो जो भी हो, फिर भी राजपथ पर कदम रखने का सौभाग्य है। परंतु सधवाएं ना ना, वे कुछ बेवारिस तो नहीं कि जो चाहे सो करे। फिर स्त्री और पुरुष में फर्क क्या? फिर पिछुआ खोसकर धोती ही क्यों ना पहने? इस पर भी यदि स्वर्ण बाहर की नजीर कर पेश करे, यदि कहे वे सब स्त्री नहीं है इसी बंगाल की, तो उसका भी उत्तर है। जो ब्राह्मण है, क्रिस्तान है, जो सनातन धर्म त्यागी इग्विग है, जो बंगाली होते हुए भी साहब है, उन्हीं के घर की स्त्रियां जो नहीं सो करती हैं, उन्हीं के यहाँ की स्त्रियां डॉक्टर बन रही हैं, मास्टर बन रही हैं, देश सेविका बन रही हैं, समाज सुधारक बन रही हैं, झटपट वही बाजार में निकलती हैं, पिरिल करके साड़ी पहनती हैं, जूते मोजे पहनती हैं, लड़कियों के घरौंदे का छाता हाथ में लिए चलती हैं। तुम उन जैसी होना चाहती हो, वही आदर्श है। गृहस्थ घर की सब स्त्रियां अगर चौखट फैलांगे तो फिर समाज नाम का क्या रहा? लाखों लाख स्त्रियों में से दो चार क्या कर रही हैं, यही देखना है। बाकी स्त्रियां कहाँ हैं, यह देखो। प्रबोध के उस टोले के मित्र शशि शेखर के यहाँ उनके बारे में स्वर्ण नहीं जानती। आज भी उसके घर की स्त्रियां नहीं जानती कि चांद सूरज कैसा है। बहुएं कभी जेठ के सामने नहीं निकलती। शशि शेखर के बड़े भाई जब बैठक के अंदर आते हैं या 3 तल्ले से 1 तल्ले पर उतरते हैं, तो वह घंटी बजाते हुए डेग नहीं पड़ाते। उनके हाथ में पीतल की छोटी सी घंटी नहीं रहती। आखिर क्यों? इसलिए कि छोटे भाई की बहुएं अनजान रहे और असावधानता से कहो उनका मुंह ना देख लें, यह कुछ अति हो शायद। किंतु प्रबोध के जाने सुने अपने सरगों में किसके यहाँ स्वर्ण जैसा बेहयापन चलता है? सभी के यहाँ दोबिन, ग्वालिन, मछेरिन, तातिन, नाइन है। सभी के यहाँ तरकारी वाली, गोईठे वाली, चूड़ी वाली है। लेकिन उस बार स्वर्ण ने अपने यहाँ एकाएक मर्द जवान ग्वाले को ठीक कर लिया। कारण क्या? यह दूध अच्छा दुहेगा।
तेरे अच्छे दूध के धत्तेरे की। प्रबोध ने फौरन ही उसे विदा कर दिया। परिमल बाबू के यहाँ की नजीर को नहीं माना। सुवर्ण को नजीर देने का रोग है और अपने दायरे को छोड़कर बाहर की नजीर देना। तर्क तो हो तो धड़ाधड़ कहती जाएगी। विधुमुखी, चंद्रमुखी, कंदमनी, गांगुली, स्वर्ग कुमारी, देवी, सरला देवी, सरोजिनी नायडू, कामनी राय, ज्ञानदा नंदिनी, लेडी अबला, वसु और भी दुनिया भर का नाम। यह नहीं मानते कि ये सब उस जैसी हिंदू घर की ललना नहीं है क्या? घर बैठी वह इतनी खबर रखती है कहाँ से, कौन जाने। कभी कभी तो हैरान रह जाता है प्रबोध। उसी के घर में तो वह सदा से है, लेकिन बाहर की खबर प्रबोध से ज्यादा रखती है। टोला घूमने नहीं जाती, 10-5 सखी सहेलियां भी नहीं आती। पर आश्चर्य है, स्त्रियों का इतना जानना, विश्व ब्रह्मांड की खबर रखना अनर्थ का मूल है। उसी से संतोष जाता है, शांति जाती है, बाध्यता जाती है। अरे बाबा, अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर से क्या? विधाता ने जब मूछ दाढ़ी देकर नहीं भेजा तो पकाओ चुकाओ खाओ पियो, पति पुत्र का सेवा जतन करो, निहात ना हो तो राम नाम लो, पराई चर्चा करो, चुक गई बला। सो नहीं बड़े बड़े बोल। लेकिन उस दिन स्वर्ण इतना कुछ नहीं कहा। यही उस सब उसका मतवाद है, जैसा ख्याल आता है। प्रबोध को कहा सुनी के मुकाबले की आशंका थी, पर स्वर्ण ने उस दिन तर्क नहीं किया, ज्यादा बोली भी नहीं। इतना ही कहा, अकेले ही जाऊंगी। प्रबोध ने भौहें सिकुड़ी, बहों को फिर सीधा किया। उसके बाद बोला, यह तो होने की बात नहीं है तुम्हें जाने की। जब इतनी हड़बड़ी है तो पहुंचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब कि मैं आप ही जाऊंगी। यही पता देने से गाड़ी वाला ठीक ही पहुंचा देगा। पता? प्रबोध जरा ऊंची किस्म की हंसी हंसा। ससुराल का पता मैंने जाना ही कर, जन्म में वही तो एक बार दरवाजे तक। मैं पता बताऊं? बेहद अपने बेसब्र मन को स्थिर करके स्वर्ण ने शांत गले से कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। स्वर्ण की इस स्थिरता से प्रबोध डरता है, इसलिए आब हवा को हल्का करने की नियत से छिछोरी सी हंसी हंसकर बोला, आखिर बताएगा कौन? तुम? वही मानधता के जमाने को याद कर कर टटोल कर दिमाग खराब है। वह क्या अभी तक याद है तुम्हें? क्या कहते, क्या कह बैठोगी? इतना कहना सुनना मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें गाड़ी भी नहीं बुला देनी है? मैं खुद ही रास्ते में जाकर। स्वर्ण सहसा रुक गई। गले ने दुश्मनी की क्या? प्रबोध ने देखा, एक बार इसने जब सोच लिया है तो रोका नहीं जा सकता। खास करके परिस्थिति गड़बड़ है, इसलिए अच्छा अच्छा कहते हुए निकल पड़ा। एक बग्गी ठीक कर लाया और जोर से कहा, पारू दरवाजा बंद कर ले, ठीक से बंद कर लेना। कोई कड़ा खटखटाए तो ठीक से देखना सुनना। तब तक स्वर्ण एक साफ साड़ी पहनकर नीचे उतर आई। उसकी आंखें, उसका चेहरा लाल सा, फिर भी दृढ़ गले से बोली, इतनी बात ही क्यों हो रही है? कहा तो मैं आप ही चली जाऊंगी। अब प्रबोध के दृढ़ हुआ, कहने से ही तो नहीं हो गया। कलकत्ते का रास्ता है, तिस पर मुसलमान गाड़ीवान, क्या पता कि घर ले जाने को किधर चल पड़े। स्वर्ण सहसा घूमकर खड़ी हो गई, सीढ़ी की ओर बढ़ी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। अरे बाबा, हुआ क्या? कह तो रहा हूं चल रहा हूं। नहीं नहीं। स्वर्ण सीढ़ी से ऊपर चली गई। धत तेरी की, प्रबोध ने जेरबार सा होकर कहा, मैं ही साला हर बात को चोर के कसूर में फंसता हूँ। भाड़ में जाए, मेरा क्या। उसके बाद गुड़गुड़ करके निकला। बग्गी वाले के हाथ में की कन्नी थमाकर बोला, जरूरत नहीं भैया, जाओ। वह ऊपर गया, कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोलने लगा, समझा कि मन ठीक नहीं, मगर हर बात में एक सामंजस्य रहना चाहिए। हर बात में एक सामंजस्य रहना चाहिए। अरे तुम्हारे लिए माँ बाप तो जीते जी मरे हैं, बीमारी की खबर भेजी है, यही आश्चर्य है। कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आई, नज़र भी नहीं आई कहाँ कोने में बैठी है। अपना ही तो कमरा है, फिर भी जाने धड़ल्ले से घुस पड़ने का साहस नहीं हुआ। बाहर खड़े खड़े ही कुछ देर तक सर्वोगति कही, फिर धीरे धीरे नीचे उतरकर बैठक में आकर बैठ गया। बाबूजी। बड़ी देर के बाद बकुल कमरे में आई, मानो बड़ी परेशान सी लगी। वह बोल उठी, बाबूजी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? यह आखिर कैसी भाषा? प्रबोध धोती संभालते हुए उठ पड़ा। मतलब? बकुल ने सूखे गले से कहा, कहीं देख रही हूँ? नहीं देख रही। पांव से सिर तक हिम प्रवाह बह गया। फिर भी प्रबोध ने बेटी के सामने अविचलित भाव दिखाने की चेष्टा की। छत पर बैठी होगी शायद। नहीं, छत पर देख आई। हाँ, उन लोगों ने तमाम देख लिया था। छत पर नहान घर, गोईठा, कोयले वाला कमरा, यहाँ तक कि उस गली में भी जहाँ नौकरानी बर्तन मांजती हैं, कहीं नहीं थी स्वर्णलता। खाट से लग गए नव कुमार। शायद हो कि आशा ही छोड़ ही बैठे हुए। उनके यहाँ खबर भिजवाकर हर पल राह देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। हवा से भी दरवाजा हिल जाता कि चौंकते, बार बार हताश होकर कहते, बहू अब आएगी, हरगिज नहीं आएगी, नहीं आएगी। वह यंत्रणा की ऐसी अनेक घड़ियां पार करके ही हताशा का बहुत बार निश्वास फेंक कर जब नव कुमार अंतिम सांस लेने को तैयार हो रहे थे तो सुना, आ गई स्वर्ण, नव कुमार की बेटी, जो कि नव कुमार के जीते जी कभी नहीं आई। नव कुमार की आंखों से आंसू ढुलक पड़ा। उन्होंने क्षीण गले से क्या कहा समझ में नहीं आया। वह फिर कुछ सचेष्ट हुए
तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे बोले। समझ में आया, वह बोले, आखिर आई। लेकिन तब जब सब समाप्त हो गया, स्वर्ण फक्का फाड़कर रो उठ सकती थी, पर वैसा नहीं किया। उसने सिर्फ सिर झुका लिया। उसने कांपते हुए होठों के दांतों से दबा लिया। नवकुमार बोले, मैं अब अधिक दिन तक का मेहमान नहीं हूँ स्वर्ण, समझ रहा हूँ कि मेरा बुलावा आ गया। सिर उठाकर स्वर्ण ने एक बार ताका और फिर सिर झुका लिया। नवकुमार ने रुकते रुकते धीरे से कहा, जानता हूँ क्षमा मांगने की बात अपनी जबान पर लाना उचित नहीं, किंतु तो भी अंतिम घड़ी में तुझसे एक बार क्षमा मांगे बिना मर भी तो नहीं पा रहा हूँ बाबूजी। स्वर्ण ने रूंधे गले से कहा, यह कहकर मुझे सजा न दे बाबूजी। सजा नहीं रे स्वर्ण, यह बिल्कुल सच्चे अपराधी की बात है। तुम्हारे लिए जो अपराध मैंने किया है। स्वर्ण और निकट खिसक आई और भी रूंधे गले से कहा, यदि वैसी ही बात है तो उसका कुछ कम दंड नहीं पाया है आपने, सो है। नवकुमार की निष्प्रभ आंखों से और एक बार आंसू बह निकले। यह झूठ नहीं, कभी कभी लगता था लघु पाप से शायद गुरुदंड ही मिला है मुझे, मगर जब तेरे जीवन को देखा तो लगा नहीं, वह दंड मेरा वाजिब पावना है। लेकिन तुझसे एक बात कह जाऊं, जो किया बिना समझे किया, जानबूझकर अत्याचार नहीं कर सका। लेकिन उस एक जनी ने यह किसी भी दिन नहीं समझा। नवकुमार थक गए। पानी के गिलास की ओर ताका। स्वर्ण पानी देने गई, नहीं दे पाई। साधन की बहू झट आगे आ गई, उनके मुंह के पास गिलास ले जाकर बोली, बाबूजी पानी पीजिए। नवकुमार ने मुंह सिकोड़ा, आधा घुट पानी पीकर गिलास को हटा दिया। बोले, यदि क्षमा कर सके अब चुप रहें बाबूजी, मैं सब समझ गई, आपका कष्ट आपका दुख सब समझ गई। नवकुमार ने एक निश्वास फेंका, उसके बाद बोले, क्षमा मांगी, सारी जिंदगी तो मांग नहीं सका। मरने की इस घड़ी में फिर भी मैंने अपने लिए तुझे नहीं बुलाया स्वर्ण, बुलाया यह देने के लिए। तकिए के नीचे हाथ डालकर टटोलते हुए एक भारी लिफाफा निकाला। तुझे देने के लिए इस अगोरे बैठा हूँ। स्वर्ण ने हाथ नहीं बढ़ाया। जाने किस संदेह से स्वर्ण आरक्त हो उठी। बोली, यह क्या है? नवकुमार शायद समझ सके, इसलिए उन्होंने उसके संदेह को दूर किया। हंसकर बोला, घबरा मत, दस्तावेज नहीं है, दान पत्र नहीं है, चिट्ठी है, सिर्फ चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, तेरी माँ की चिट्ठी। माँ की चिट्ठी? स्वर्ण की माँ की चिट्ठी? किसके को लिखी? स्वर्ण को तो नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, होता इतना भाग्य है स्वर्ण का, क्या जाने क्या है। स्वर्ण इसलिए अपलक ताकती रही। हथेली की पीठ से आंख पहुंचकर नवकुमार ने कहा, सदा की एक बग्गी क्या सोचकर क्या करती है कोई नहीं समझता, कभी कोई संवाद नहीं देती। तेरे छोटे भैया ने उसी तरफ नौकरी कर ली है, इसी से जान पाया कि वह जिंदा है। अचानक एक बार उसी के मार्फत 2 चिट्ठियां भेजी, एक मेरे नाम और एक तेरे नाम। आपको कष्ट हो रहा है बाबूजी, एक साथ इतना ना बोलिए। नहीं नहीं रे स्वर्ण, अब मुझे कोई कष्ट नहीं, तू क्षमा कर या ना कर, मैंने तुझसे माफ़ी मांगी, इसी से मन बड़ा हल्का लग रहा है, अब मैं शांति से मर सकूंगा। हाँ, वही चिट्ठी। उस लिफाफे में एक चिट्ठी नवकुमार की, एक स्वर्ण की, एक बग्गी सत्यवती की सख्त मनाही थी। उन्होंने जीवन काल में वह चिट्ठी न खोली जाए। मरने की खबर नवकुमार को अवश्य मिलेगी और तब स्वर्ण की चिट्ठी स्वर्ण को भेज दें, अपनी आप पढ़ें। वह संवाद आ गया ना, बच नहीं पाया। स्वर्ण स्तब्ध बैठी नहीं रह सकी, एक तीखी चीख के साथ टूट पड़ी। चीख नहीं, आंत्रनाद। बाबूजी, बस सिर्फ बाबूजी कहकर एक तीव्र आंत्रनाद, उसके बाद सन्नाटा, पत्थर की मूर्ति जैसी खामोशी। बगल के कमरे में प्रबोध उस समय अपनी सलहज से पूछ रहा था, क्या हुआ था? बोली, कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य है, इसी को कहते हैं पुण्य का शरीर। मगर आपसे भी शिकायत है, जैसे भी जो भी हो, शायद आखिर माँ थी मर गई और आप लोगों ने खबर तक नहीं दी। मैं कहता हूँ आपकी ननद जी को चतुर्थी तो करनी थी। हाँ, प्रबोध आ पहुंचा। सुवर्णता के लापता होने की सुनकर दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। शैलेज ने धीमे धीमे कहा, क्या करती कहिए। हाथ पांव बंधे जो थे, कड़ा हुक्म था, उनके मरने की खबर पाने के पहले यह चिट्ठी खोली ना जाए। आप चतुर्थी को कह रहे हैं, यह भी एक कड़ा आदेश है कि उनके लिए कोई अशौच पालन ना करे। यह संन्यास ले लिया था? क्यों? प्रबोध ने कौतूहल से पूछा। नहीं, यह तो नहीं सुना। शायद यह कहा था कि घर गृहस्थी छोड़कर बहुत दिन हुए आए, उसके सुख दुख का कोई भार जब नहीं उठाया तो इतने दिनों के बाद मरकर उन सबके गले इतना बड़ा दुख का भार क्यों मर दूं। ठीक है, प्रबोध ने कहा, उनकी दुनिया के भार की बुद्धि के चलते ही तो 2-2 संसार गए। ससुर जी ने भी तो गंगा की ओर कदम बढ़ा ही दिया है। साधन की पत्नी ने कहा, यही उसी के कारण से। जैसे ही खबर मिली कि उनका काशी लाभ हुआ, ससुर जी एक बारगी टूट पड़े। सच पूछिए तो वही जो खाट पकड़ी सो अंतिम सोना ही हुआ। कविराज ने कहा, बहुत जोर और तो और 2-4 दिन। प्रबोध को सहलज के रस का स्वाद कभी नहीं मिला, इसलिए अब बोलना बंद नहीं करना चाहता था। बात की पीठ पर बात रखकर छोड़ बढ़ाता ही गया। उसी सिलसिले में यह मालूम हुआ कि नव कुमार को रोग बता कुछ नहीं था। अभी भी इस उम्र में भी इतना खा सकते थे, खुद से बाजार गए बिना रह नहीं सकते।
बाजार से साग पात लाकर कहते पकाओ और खाकर सब हजम करते थे। मिजाज बेशक तीखा था, लेकिन वह तो सदा ही था। बिहार के बाद से ही तो सुधीर बाला देखती आ रही है, मिजाज तो सदा ही चढ़ा हुआ है, परंतु स्वास्थ्य या शक्ति पत्नी के मरते ही बिल्कुल चूर हो गए। सब सुन सुनकर प्रबोध ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी भीतर भीतर इतना था। साधन की स्त्री धीरे से हंसी। प्रबोध ने कहा, ऐसा था तो पांव पकड़कर मना ले आना चाहिए था। सुधीर बाले ने सिर हिलाया। सिर फोड़ने की भी नहीं बात, स्वभाव के बारे में सुना था ना, उनके अपने बेटे के ही मुंह से सुना है, बिल्कुल ही अलग ढंग की। बेटी भी तो वैसी ही हुई है, प्रबोध ने आक्षेप करते हुए कहा। चूंकि आप इसलिए कह रहा हूं, आपकी ननद भी हूबहू वैसी है, दुनिया से बिल्कुल बाहर। महारानी के उस मिजाज के आगे मैं तो सदा चोर हुआ सा रहता हूँ, और आप है ना मजे में। कैसे जाना, सलज हंसी। यही एक ही बार तो देखा, तो क्या पक्की रसोईदारिन हाड़ी का एक ही चावल देखकर समझ लेती है कि कैसा उबला। खैर, तो ससुर जी की हालत अब तब है, यही तो वैद्य जी ने कहा है, उम्र भी तो हो गई है। प्रबोध ने बात सुनी, हंस उठा। सो तो है, लेकिन कोई रोग बला नहीं, पत्नी शोक से ही प्राण गए, यही दुख की बात है। त्रेता युग में राजा दशरथ के प्राण पुत्र शोक से गए थे, और कलयुग में मेरे ससुर जी के पत्नी शोक से। प्रबोध रह रहकर हंसने लगा, जैसे एक बहुत बड़ी रसिकता की। ननद जी को यहाँ रख जाइएगा। जीजा जी को जमाई जनोचित जलपान से करके सलज ने पूछा। प्रबोध ने हथेली उलटकर कहा, यह आपकी ननद की मर्जी, यदि कहे कि रहूंगी तो पृथ्वी उलट जाए, बात टल नहीं सकती, और कहे नहीं रहूंगी तो पैरों पर माथा पटकने से भी नहीं। सुधीर भला हंसी। फिर तो कहिए आप बड़े मजे में हैं। यह भी भला कहने की बात है, ऐसा वैसा मजा, लेकिन आपको क्या लगता है आज रात ही कुछ हो हवा जाएगा? सुधीर बाला ने सिर हिलाया। बोली, आजकल में कुछ होगा ऐसा तो नहीं लगता। क्यों, एक रात भी देवी जी को छोड़कर रह नहीं सकेंगे? क्यों, आपकी बात इस उम्र में इतना? प्रबोध हाँ हाँ करके हंसने लगा। और आपकी ननद जी वैसी है ना, सिपाही सिपाही। प्रबोध के भी दुख की एक दिशा तो है, वह देखता है कि दुनिया में सभी सहज स्वाभाविक है, एक उसी बेचारे की पत्नी दुनिया से बाहर है। वह बेचारा सारा जीवन इसी दुख में घुल घुल कर मरता रहा। यह भी तो एक स्त्री है। स्वर्णलता जैसा उतना रूप ना हो, मजे की नारी, सुलभ माधुरी नारी, जनोचित बातचीत, जान को चैन मिलता है, और स्वर्ण उसकी तरफ तो जाने से ही डर लगता है। बाप बेटी में तो कभी भेंट मुलाकात नहीं, लेकिन बाप की अंतिम दशा है सुनकर बदहवास अकेली ही दौड़ी आ गई। यह भी नहीं सोचा कि गले में कितनी बड़ी दुर्भावना डाल आई। प्रबोध मानो कोई नहीं, प्रबोध को मानो पहचान ही नहीं पा रही। कौन जाने साथ जाएगी कि बाप की रोगशैया को अगोरे रहेगी, मुसीबत पर मुसीबत। एन इसी समय मातृशोक संवाद, माँ से भेंट नहीं, मुलाकात नहीं, मगर अंदर ही अंदर भक्ति का उमड़ता समुद्र, नसीबी कहेंगे। एक ही साथ माता पिता का वियोग, माँ को मरे 10-20 दिन हो गए, ना खबर ना संवाद। अब प्रबोध को ही ग्रह दशा, ग्रह क्या ऐसा वैसा, 1 लाख कहकर गई हो कि उनके मरने से छुटका ना माने, भला समाज मानेगा? अभी अभी तो प्रबोध को अपनी माँ के पास नियम कानून जानने के लिए दौड़ना होगा, उसके बाद पुरोहित के यहाँ। जीते जी तो सास ससुर ने कभी उपकार नहीं किया, मरकर कष्ट दिए जा रहे हैं, इसी को कहते हैं पूर्व जन्म की शत्रुता। प्रबोध की ओर से यह युक्ति तो है, परंतु स्वर्ण किस युक्ति से अपनी माँ को क्षमा करेगी? मरकर माँ स्वर्ण को पूज गई, पत्र पढ़कर जिसमें जवाब देने तक की गुंजाइश न रही। क्यों, माँ ने आजन्म स्वर्ण से कोई शत्रुता की है? छोड़ ही तो दिया था, मर गई, स्वर्ण जान भी नहीं सकी, तो फिर चिट्ठी देकर आग लगा जाने की जरूरत क्या पड़ी? प्रबोध की आशंका निर्मूल थी। स्वर्ण ने रुकना नहीं चाहा, पिता के पैरों की धूल लेकर वह चली गई। बोली, यही अंतिम भेंट किए जा रही हूँ बाबूजी, मरा मुंह देखने का श्राप दिया था, उससे बच गई, यही अपना परम सौभाग्य है, अब नहीं आएगी। अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर स्वर्ण ने कहा, अब आकर करूंगी क्या बाबूजी? अब आने की इच्छा नहीं, जानूंगी। अभागी स्वर्ण ने एक ही दिन में माँ बाप दोनों को खो दिया। अभिमान से गला रूंध गया उसका, जैसे उस परलोक गता के पीछे दौड़ती हुई उभल पड़ने को जो जी चाह रहा है। क्यों, स्वर्ण ने तुम्हारे प्रति ऐसा कौन सा अपराध